सरकार में तकरार, जनता लाचार। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता लाचार है, बेबस है और अपने ही सामने, अपनी आंखों के सामने अपने को जाते हुए हमेशा हमेशा के लिए देखने के लिए मजबूर है। लेकिन इस बीच इतनी सियासत जमकर हो रही है कि सरकारों में अभी भी तकरार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे, अगले 1 घंटे इस पर बहस भी करेंगे। मेहमानों का बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं देश में कोरोना की आंकड़ों पर। दरअसल जो ताजा आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। दरअसल देश में कोरोना की रफ्तार में धीमी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। 24 घंटे में 3,29,000 से ज्यादा बीमार सामने आ चुके हैं और बीते एक दिन में 3,800 से ज्यादा की जान चली गई है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 82.39% दर्ज किया गया है। तो लगातार आपको बताएं कि जिस तरीके से तेजी के साथ मामले सामने आए थे, लेकिन अब ये जो मामूली गिरावट दर्ज की गई है इसके पीछे कई वजह जो है वो सामने आ रही है। सबसे बड़ी वजह ये कि टेस्टिंग जो है वो फिलहाल नहीं हो रही है, उसकी रफ्तार बहुत धीमी है टेस्टिंग की, और जब टेस्ट ही नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसे में आंकड़े में कैसे इजाफा हो पाएगा। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत और वैक्सीन की कमी के चलते जहां लोगों का बुरा हाल है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, सड़कों पर लोगों का इलाज हो रहा है। टेम्पो, ऑटो, टैक्सी, फुटपाथ, न जाने कहां से हमने ऐसी तस्वीरें देखी है। इन सब तस्वीरों से परे सियासत भी अपने शबाब पर है, क्योंकि बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर दिल्ली सरकार पर ऑक्सीजन और वैक्सीन पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कोरोना पर राजनीति दुखद है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो वहीं बीते दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की कमी होने का दावा किया था। अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार वैक्सीन संकट के लिए केंद्र को दोषी ठहरा रहे हैं। ऑक्सीजन की काफी किल्लत है, आप लोग देख ही रहे हैं। ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस बीमारी में ऑक्सीजन ही है। लोग जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तो उनको पहले कम देते हैं, फिर ज्यादा देनी पड़ती है। ऑक्सीजन की कमी से पिछले कई दिनों से जूझ रहे हैं और केंद्र सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं हम लोग। हमारी पूरी कोशिश है, केंद्र सरकार को पूरे देश का भी देखना पड़ता है, तो उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिले। इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी काफ़ी सहयोग मिला है। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में इसकी दिक्कत दूर होनी चाहिए। सभी लोग लगे हुए हैं। ऑक्सीजन के हिसाब किताब में कोई एक मरीज अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण मरना तो बहुत दूर की बात है बंधु, अगर तड़पता भी है, उसे तकलीफ भी होती है, तो ये मानवता के खिलाफ, ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। दिल रोता है, हम भी इंसान हैं, तकलीफ होती है, मगर ऑक्सीजन को लेकर राजनीति। अभी मैंने इंटरव्यू पढ़ाया आपको मुंबई के कमिश्नर का, उन्होंने क्या कहा, 15 से 20 सेकंड के अंदर SOS जो हमारे कॉल्स थे, इमरजेंसी कॉल थे, उसके ऊपर भारत सरकार ने काम किया और जो भी हमें ऑक्सीजन चाहिए था हमें तुरंत मुहैया कराया। और बिल्कुल मैं भारत सरकार को दोष नहीं दूंगा। देखिए, महाराष्ट्र में सर्वाधिक केस हुए, सबसे ज्यादा मृत्यु भी महाराष्ट्र में हुई। ऑक्सीजन भी स्वाभाविक है, सबसे अधिक ऑक्सीजन जिस राज्य में सबसे ज्यादा केस हुए वहां आवश्यक पड़ा होगा। भारत सरकार महाराष्ट्र को ऑक्सीजन दे सकती है, बाकी राज्यों को ऑक्सीजन दे सकती है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि दिल्ली के प्रति भारत सरकार का रवैया अलग होता है? आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बेशर्मी से एक झूठा आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने तो केवल 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया। ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि दिल्ली सरकार ने 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया, दिल्ली सरकार ने 1,34,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर किया था। और उसके जवाब में केंद्र सरकार ने बोला, दिल्ली सरकार ने कंपनियों को ऑर्डर दिया था, केंद्र सरकार ने बोला कि दिल्ली को केवल 3.5 लाख वैक्सीन ही मई के महीने में मिल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है, जबकि वो भी जानती है, इन चिट्ठियों से मैं साफ है कि देश में किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी ये केंद्र सरकार तय कर रही है, कंपनियां तय नहीं कर रही। केंद्र सरकार तय कर रही है कि कितनी वैक्सीन विदेशों में बेची जाएगी और कितनी वैक्सीन अपने देश के राज्यों में मिलेगी। ये चिट्ठी इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार राज्यों के द्वारा मांगी जा रही वैक्सीन को काट के विदेशों को वैक्सीन बेच रही है।
तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जनता मर रही है, लेकिन जनता मर रही है तो मरने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो सिर्फ राजनीति चमकाएंगे और सियासत करेंगे। क्योंकि इन नेताओं के बयानों से यही लगता है कि किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि ऑक्सीजन की अगर कमी है तो उसे कैसे दूर किया जाए। चिंता है सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को बेहतर बताने की, अपनी इमेज को बेहतर सोशल मीडिया पर रखने की। और यही वजह है कि बयानों का दौर और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियासत जमकर हो रही है, लेकिन इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। और इधर अगर हम बात कर लें WHO की, तो कोरोना पर WHO ने भी लगातार अपने बयान जो है वो बदल रही है। पहले कहा गया कि मास्क जरूरी नहीं है और अब कहा गया कि मास्क ही बचाएगा, संक्रमित लोग ही मास्क पहने, सभी पहने मास्क, बूंदों में फैलता है ये वायरस। तो दरअसल पहले कहा गया कि संक्रमित लोग ही मास्क पहनेंगे, लेकिन अब कहा यह जा रहा है WHO की तरफ से कि सभी को मास्क पहनना जरूरी है, सभी मास्क पहने। तो कोविड पर WHO ने बार बार अपने बयान बदले हैं। हवा से फैल रहा है ये वायरस, ये बात कही गई और कहा गया कि पहले की बूंदों से फैलता है ये वायरस, और अब ये कहा जा रहा है कि हवा से भी ये वायरस जो है वो फैल रहा है। और पहले कहा गया WHO की तरफ से कि एरोसोल से नहीं फैलता वायरस, लेकिन अब कहा जा रहा है कि एरोसोल से ये संक्रमण जो है वो फैलता है। इसके अलावा कहा गया पहले WHO की तरफ से कि 6 फीट की दूरी पर्याप्त है, यानी काफी है, लेकिन अब 6 फीट से ज्यादा की दूरी बनाए, ये बात WHO की तरफ से कही जा रही है। तो पहले मास्क जरूरी नहीं, बाद में कहा गया कि मास्क एक महज रामबाण इलाज है, कि मास्क ही आपको बचाएगा। तो इस तरीके से कई बार कोरोना पर WHO ने अपने बयानों को बदला है और कैसे पलटा वो आपको हमने दिखाया। अब हवा से कैसे फैल रहा है ये वायरस, आप ये भी समझ लीजिए। हवा में मौजूद छोटी बूंदें या एरोसोल से ये जो संक्रमण है ये फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति की सांस कफ से बनते हैं एरोसोल, और बात करने में, सांस छोड़ने में, छींकने में, खांसने से ये वायरस जो है वो बाहर निकलता है। और आपको बता दें कि बारीक बूंद, माइक्रो ड्रॉपलेट या एरोसोल कहते हैं इसे, और हवा से उड़कर दूसरों को ये संक्रमित कर सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति के साथ जो लोग मौजूद होते हैं, ये वो लोग भी संक्रमित हो सकते हैं, उनके लिए भी खतरा बढ़ जाता है। एरोसोल 6 फीट तक की दूरी को कहा जा रहा है कि 6 फीट की दूरी आपको जरूर बनानी है। ऐसे में आइए अब दोनों में अंतर क्या है, ड्रॉपलेट्स और एरोसोल में, ये भी समझ लीजिए। दरअसल हम आपको बताएं कि ड्रॉपलेट जो है इसका आकार 5 माइक्रोमीटर का होता है, एरोसोल का 5 माइक्रोमीटर से ये छोटे होते हैं। तो क्या अंतर है, ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। ड्रॉपलेट जो है वो वजन में अधिक होता है, जबकि एरोसोल जो है बहुत हल्के होते हैं, उनका वजन बहुत कम होता है। तो ड्रॉपलेट 6 फीट दूरी में सेफ माना जाता है, लेकिन एरोसोल जो है वो 6 फीट की दूरी उसके लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा जो एक बड़ा फर्क है, जो बड़ा अंतर है ड्रॉपलेट्स और एरोसोल में, वो ये कि थोड़ी दूरी तय करके गिर जाते हैं ड्रॉपलेट्स, और लेकिन एरोसोल जो है वो देर तक हवा में रहते हैं, तो वो ज्यादा खतरनाक है देर तक हवा में रहने के। तो ड्रॉपलेट जो है आकार इसका 5 माइक्रोमीटर होता है और 5 माइक्रोमीटर से ये छोटे होते हैं एरोसोल। तो ग्राफिक के जरिए हमने आपको दोनों का अंतर समझाया कि दोनों में क्या क्या अंतर है। तो फिलहाल इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल जुड़ चुका है। आइए मैं उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ सूर्य कुमार मैथिल जी, जो कि नेता हैं बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। सूर्य कुमार जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ सचिन भल्ला, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सचिन सर, आपका भी स्वागत है। अनुज अत्रे साहब, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अत्रे सर, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर खुर्शीद पटेल, जो कि सीनियर फिजिशियन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका भी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं सर आपके पास ही आना चाहूंगी। सूर्य कुमार मैथिल सर, लगातार आरोप जो है वो ये लग रहा है कि बीजेपी जो है वो सियासत कर रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तीनों पार्टी से मेरा सवाल यही रहेगा कि सांसों पर सियासत क्यों? अब नहीं संभले हम तो सर कब संभलेंगे? सियासत जो है विपक्ष कर रहा है, आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार वो केवल और केवल देश सेवा में लगी है। वो ये देख रही है कि कैसे इस पैंडेमिक को खत्म किया जाए। हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो इस पैंडेमिक को झेलने लायक हैं कि नहीं है, ये तो समय बताएगा। लेकिन हम लोग जो बेस्ट हो सकता है, चाहे वो ऑक्सीजन पे हो, चाहे वो वैक्सीन पे हो, हर विषय के ऊपर केंद्र की सरकार बहुत ही बारीकी से कार्य कर रही है। जैसे कि आपने कल मुंबई के जो बीएमसी कमिश्नर हैं उनका भी आपने इंटरव्यू पढ़ा होगा, तो उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि केंद्रीय जो सचिव हैं हमारे गौबा साहब, वो मात्र 15 से 20 सेकंड के अंदर उन्होंने किस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर जो मुंबई है उसके बीएमसी कमिश्नर की सहायता की, जो उन्होंने मांगा वो उसी टाइम अवेलेबल कराया।
तो ये हमारी नीयत बिल्कुल साफ है और हम लोग बस ये कोशिश कर रहे हैं किसी भी प्रकार से मेरे देश के किसी भी देशवासी को कोई परेशानी ना हो, जो अवेलेबल हो सकता है वो कराया जाए। ठीक है सचिन भल्ला जी, आपने सुना कि अगर महाराष्ट्र में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका श्रेय तो केंद्र सरकार को जाएगा क्योंकि हम वहां पर सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अगर दिल्ली में कोई कमी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री आकर के आवाज उठाते हैं तो वो बात हम नहीं मानेंगे। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, केंद्र सरकार लगातार मदद दे रही है और ये कहना है केंद्र सरकार का कि जब हम बाकी और राज्यों में दे सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का जिक्र अभी यहाँ पर किया, जहां हालात बेहतर है वहां तो केंद्र सरकार मदद कर रही है, लेकिन जहां हालात बेहतर नहीं है वहां का मुख्यमंत्री भी आकर अगर कह रहा है कि हमें मदद नहीं मिल रही तो ये बात नहीं मानेंगे। कैसे देख रहे हैं? मैं अभी बोला जी, हम देख रहे हैं इसको कैसे ठीक करना है। तो अभी जब करोड़ों में ये बीमारी फैल चुकी है और लाखों में लोग मर रहे हैं, तो अभी ये देख रहे हैं कि कैसे करना है। इन्हीं की बात इतने बड़े न्यूज चैनल पे बैठे अपने मुंह से बोल रहे हैं, अभी देख रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला कि दिल्ली से इन्होंने हर जगह सौतेला व्यवहार क्यों किया है। ये आप मीडिया के चैनल से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये ठीक पूछ रहा हूँ या गलत पूछ रहा हूँ? और तीसरी बात, आज तक हम ऑक्सीजन के लिए आज जो मुख्यमंत्री और मंत्री साहब अभी बोल रहे थे, केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, कि जी इन्होंने बोला जी 3.5 लाख देंगे और हमने 1,38,00,000 मांगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप तो है नहीं। ये तो कागजों की हकीकत दिखा रहे थे कि ये देखो हमने ऑर्डर दे रखा है, और ये कह रहे जी नहीं, इन्होंने ऑर्डर तक नहीं दिया। चलो, रोज एक दूसरे पे मैं ये बार बार इनको बोलता हूँ, इतने बड़े लाछन और ये जो हम एक दूसरे पे लाछन लगा रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए। अभी तो हमारा वक्त ये है कि लोगों को कैसे बचाना है और लोगों को टीकाकरण कैसे पहुंचे, तो दवाइयां वो कैसे पहुंचे, वो देखना है। अभी ये सोचना नहीं है कि अभी देखेंगे करेंगे। अब दिल्ली के लिए देखेंगे करेंगे, वो मत करो, देखो नहीं, ये करो। नहीं तो लोगों, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे बच्चे अब कई हमारे हाथ से निकल चुके हैं और भी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में पड़े हैं। आप दवाइयां प्रोवाइड करो, इंजेक्शन प्रोवाइड करो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, जिससे हमारे कोई भी दोस्त, हमारा भाई, हमारी माँ, हमारी बेटी। ठीक है, सूर्य कुमार मैथिल जी जवाब देना चाह रहे हैं, उनका जवाब लेकर फिर मैं अनुज अत्रे जी के पास जाऊंगी। जी सीधा जी, आम आदमी पार्टी के लोग और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और राजनीतिक सर एक एक करके करते हैं। मेरा एक निवेदन है निदा जी, जब मैं किसी के समय में नहीं बोलता तो मेरे समय में भी कोई ना बोले। देखिए, आम आदमी पार्टी के लोगों और नेताओं की एक बहुत ही अच्छी आदत है कि वो शब्दों की बाजीगरी करते हैं, वो केवल झूठ की राजनीति करते हैं। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए निदा जी, मुंबई के अंदर स्थिति दिल्ली के बराबर ही खराब थी। मुंबई की जो सिविक बॉडी थी, सिविक अथॉरिटी थी, वहां की जो जमीनी जो मशीनरी थी, जिन्होंने इस मुसीबत से पार पाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको अप्रिशिएट किया, केंद्र सरकार ने भी अप्रिशिएट किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अप्रिशिएट किया मुख्यमंत्री जी को कि ये बहुत अच्छा काम किया है आपने, जो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में स्थिति ठीक हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो आवश्यकता है राज्यों को, वो पूरी तरह से पूरी कर रहे हैं। अब मैं आता हूं, अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें। सूर्य कुमार मैथिल सर, एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर महाराष्ट्र के हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं और महाराष्ट्र की तारीफ, माफ कीजिएगा सर, केंद्र सरकार ने बाद में की है, पहले कोर्ट ने तारीफ कर दी है उसकी, वहां के आंकड़ों को देखते हुए, वहां के इंतजामों को देखते हुए, वहां पर अस्पतालों की हालत को देखते हुए, उसके बाद में सबको तारीफ करनी पड़ी क्योंकि महाराष्ट्र मॉडल से सीख देने की बात कोर्ट ने कही थी। पहले से हमें नजर नहीं आया, लेकिन इस बीच हम उत्तर प्रदेश को क्यों भूल जा रहे हैं, हम इस बीच दिल्ली को क्यों भूल जा रहे हैं कि यहाँ पर लोग किस तरीके से मर रहे हैं सर हर दिन। अभी तक आलम यह है कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे, अभी तक आलम यह है कि ऑक्सीजन की किल्लत जो बार बार कही जा रही है कि कमी दूर हो जाएगी, लेकिन सर नहीं लगता कि तब तक बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन अब मैं रुक करना चाहूंगी। ठीक है सर, जवाब लूंगी आपसे। निदा जी, आपने प्रश्न उठाया है तो मेरे पास आंकड़े हैं, वो भी आप मुझसे पूछ लीजिए, सुन लीजिए मेरे आंकड़े भी आप। मेरा सर आऊंगी सर, बाकी और भी मैं माने उनको थोड़ा वक्त देगा, आऊंगी मैं आपके पास। अनुज अत्रे सर, क्या लग रहा है आपको कि सिर्फ
राजनीति से ही सांसें लोगों की थम रही है, लेकिन हम उस पर भी राजनीति कर रहे हैं कि अगर कोई मर रहा है तो इसमें भी हम अपना फायदा देख रहे हैं। कि सबसे पहली बड़ी बात जो है वो ये कि किसी भी पार्टी को लोगों के मरने की चिंता नहीं है, किसी भी पार्टी को लोगों की स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, किसी भी पार्टी को इस बात का गम नहीं है कि जिसके घर से अर्थी उठ रही है, जिसके घर से जनाजा उठ रहा है, उसके घर वालों का क्या हाल होगा, उस घर में कैसे मातम पसर रहा है। किसी को कोई परवाह नहीं है। परवाह है सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि को सुधारने की और अपनी खराब हो रही इमेज की। क्या ऐसे हम इस महामारी से कंट्रोल कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाकर? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश इस समय जो है सबसे भयंकर महामारी से जूझ रहा है और उस महामारी की भी सबसे भयंकर जो दशा इस समय पूरे देश में चल रही है। और देश की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर जो चौथी वेव आ गई है वो तो देश की राजधानी में आ रही है। पूरे देश में सेकंड वेव चल रही है, लेकिन दिल्ली की देश में जो है उसमें हम फोर्थ वेव से जूझ रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो दोनों सत्ताधारी दल हैं, मिलकर के काम करने के बजाय, लोगों की जान बचाने की बजाय, लोगों के स्वास्थ्य सुविधाएं देने के बजाय एक दूसरे पर दोषारोपण करके अपनी कमीज दूसरे की कमीज से सफेद दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही सोचनीय। जनता देख रही है। आप लोग लगातार सोए रहे। आपदा में जो है अवसर तलाश करने की जगह आपदा में राजनीति, आपदा में लोगों को राहत पहुंचाने की जगह आपदा में अपना निजी स्वार्थ पहुंचाने का काम हो रहा है। ये नहीं उचित है। आपको जनता ने एक मैंडेट दिया है, जनता ने विश्वास किया है, प्रचंड बहुमत दिया है। देश की में अगर राजधानी में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सातों सांसदों को दिल्ली की जनता ने जितवाया है। अगर विधायकों की बात करें तो तमाम जो है 70 में से 63 विधायक जो है आम आदमी पार्टी के जीत करके आए। इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद आप देश की जनता को जो है धोखा देने का काम कर रहे हैं, सोए रहे हैं। विशेषज्ञों की, एक्सपर्ट्स की राय, डॉक्टर्स की राय को माना नहीं गया। जब पहली वेव बिल्कुल समापन की ओर थी और दूसरी वेव आनी थी, तमाम एक्सपर्ट्स ने, WHO ने देश को चेताया था। दिल्ली को भी मालूम था सरकार को कि देश की जो वेव जो है उससे हमें भी जूझना पड़ेगा, लेकिन सोए रहे, कोई काम नहीं किया। बताएं, आज ये एक दूसरे को जो है ऑक्सीजन के लिए लड़ रहे हैं। आपने क्या काम किया है दिल्ली में? ये केवल और केवल मांग और आपूर्ति का झगड़ा नहीं है। ये कहीं ना कहीं उस चीज का भी जो है समस्या आ रही है कि जो इन्होंने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। ऑक्सीजन सप्लाईज के लिए आज इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऑक्सीजन अगर पीछे से आ रही है तो ऑक्सीजन के लिए इनके पास टैंकर्स नहीं है, सिलेंडर्स नहीं है। क्यों नहीं सिलेंडर्स के जो है इन्होंने उपलब्धता दिल्ली में करवाई गई? आज लोगों की जान जा रही है। जब पता है सबको, डॉक्टर्स ने बता दिया था कि ये जो नेक्स्ट वेव आ रही है इसमें सबसे पहली अगर चीज किसी को आवश्यकता होगी तो कोविड पॉजिटिव होते ही उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और विडंबना ये है कि वही सबसे पहली चीज हमारे राजधानी में उपलब्ध नहीं हो पाई। 20 अप्रैल को जब हॉस्पिटल्स ने SOS की जब मांग करी, तब जाकर के ये सरकार जागी है कि हाँ, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सर, राजधानी दिल्ली ने तो बहुत लोगों को मौका दिया सर, तमाम पार्टियों को मौका दिया, लेकिन अफसोस कि देश की राजधानी के अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। आज आलम यह है कि लोग जो हैं, वो लोग जो हैं, अगर जरा सा बुखार आ रहा है या जरा सी उन्हें खांसी हो रही है, उन्हें कोविड पॉजिटिव आ रहा है, तो सर समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, किसके पास जाएं, किससे गुहार लगाएं, कौन सुनेगा हमारी, क्योंकि कोई नहीं है सर, कहीं तक भी आवाज नहीं पहुंच रही। हमारे साथ डॉक्टर खुर्शीद पटेल जो कि सीनियर फिजिशियन है, सर उनका रुख कर लेती हो। डॉक्टर खुर्शीद पटेल, आपको एक देखिए, एज ए डॉक्टर होने के नाते मेरा आपसे ये सवाल है, आपको नहीं लगता कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बड़े जो भी आला अधिकारी हो, कि राज्यों के CM से बात करने से ज्यादा बेहतर है कि डॉक्टर्स के पैनल से बातचीत की जाए? नहीं लगता कि बार बार जो बैठक है राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही है, एक बार ये बैठकें डॉक्टर्स के पैनल के साथ भी की जाए, ताकि असल जो वजह है या असल जो कमियां है वो डॉक्टर्स बेहतर बता सकते हैं कि स्वास्थ्य सेक्टर में क्या क्या होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने देखा जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक डॉक्टर्स के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग की थी, बिल्कुल उसके बाद ही उन्होंने 18+ के साथ वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई है, जो डॉक्टर्स का पैनल है, 8 अविनेंट डॉक्टर्स का पैनल है, तो ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये दिल्ली सरकार का भी नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक काम है कि आपको एक कमेटी बनाइए, डॉक्टर्स को बुलाइए, बड़े बड़े डॉक्टर्स है, ऑन पैनल है, जो इंटेलेक्चुअल्स भी है, बड़े बड़े नॉलेजेबल पर्सन है, उनको आप लाइए, पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व करिए। जैसे डॉक्टर फॉसी है जो US में चीफ एडवाइजर है, हमारे आप कोई नाम बता दीजिए, कोई बड़े डॉक्टर जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो चीफ एडवाइजर।
कोई ऐसा हेल्थ एडवाइजर हमारे पास है नहीं। हम अपने नीति आयोग के चेयरमैन हो या बाकी जो नॉन मेडिकल पर्सन है वो आज डिसीजन ले रहे हैं। तो हमें हमारी एक और भी डिमांड थी कि एक इंडियन मेडिकल सर्विसेज की एक डिमांड थी, जैसे यूपीएससी में आईएएस आईपीएस की भर्ती होती है उसी तरह इंडियन मेडिकल सर्विसेज को लागू किया जाए, जिसमें सिर्फ डॉक्टर्स की भर्ती होगी और डॉक्टर्स पॉलिसी मेकिंग में आएंगे और वो हेल्थ मिनिस्ट्री को चलाएंगे, वो उसमें गाइडिंग, बिकॉज वो ज्यादा समझते हैं कि कब ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ सकती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जैसे मैं बताऊं आपको, थर्ड वेव आ रहा है, क्या हमारी सरकारों ने अब जैसे उसमें हम बच्चे और छोटे बच्चों को हम एक्सपेक्ट करें कि उनको वैक्सीनेशन होगा क्योंकि वो वल्नरेबल ग्रुप है, तो क्या सरकारों ने नियोनेटल आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू की सुविधा बढ़ाई है? क्या स्टाफ को बच्चों के ट्रीट करने के लिए ट्रेनिंग शुरू करी है? नहीं, क्योंकि ये एक डॉक्टर ही बता सकता है कि तीसरी वेव में जब बच्चों को संक्रमित होंगे तो क्या आपके पास छोटे बच्चों की आईसीयू सुविधा है? इसलिए बिल्कुल मेरा सवाल इसलिए आपसे यही था कि बजाय मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बेहतर होगा कि अगर हम डॉक्टर्स के पैनल के साथ रोज एक मीटिंग करें, रोज एक बैठक करें, ताकि हमें डॉक्टर्स जितना बेहतर बता सकते हैं इतना राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बता सकता, क्योंकि वो सिर्फ हालात पर नजर रखता है सर। बाकी डॉक्टर्स की नजर से बीमारी जो है वो उसी की डॉक्टर की नजर से देखी जा सकती है। चलिए ठीक है, हमारे साथ बड़ा पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। अब मैं एक बार फिर से सूर्य कुमार मैथिली सर आप ही के पास जाना चाहूंगी। सर, 2 वेव हमने देख ली, 2 लहर हमने देख ली, क्या तैयारी थी हमारी वो भी हमने देख ली, कितना हम उनसे उबर पाए वो भी हमने देख लिया, कितना हम निपट पाए ये भी हम सब देख रहे हैं। अब तीसरी लहर की बात कही जा रही सर, जो इन 2 से भी ज्यादा खतरनाक है, और सबसे ज्यादा अफसोस ये कि तीसरी लहर सीधा बच्चों पर अटैक करेगी। क्या तैयारी हमारी? देखिए नेताजी, तीसरी लहर का एक ही बचाव है और वो है वैक्सीनेशन, और उसी वैक्सीनेशन के लिए भारत वो हम देंगे नहीं, वो हम देंगे सर, वो भी तो नहीं मिल रही ना, वो भी नहीं मिल रही है सर। मेरे को आप पूरी बात रखने देंगे? मेरा निवेदन है आपसे, मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक सकारात्मक चर्चा हो। आप मेरी बात को बीच में काटेंगे या दूसरे मित्र मेरे बीच में काटेंगे? ठीक है, रखिए अपनी बात, और कोई नहीं बोलेगा। और समझाइए कि डोजों की कमी के बीच में, वैक्सीनेशन की कमी के बीच में कैसे ये वैक्सीन ही एकमात्र रास्ता है। जब झूठे लोगों का झूठ खुलने लगता है तो वो बीच में बात काटने लग जाते हैं। मेरा निवेदन है कि झूठे लोग अपने चुप बैठे रहे, निवेदन है मेरा। देखिए, थर्ड वेव जो है वो रोकी जाएगी तभी जब वैक्सीनेशन पूरा होगा, और उसके लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। स्पुतनिक को भी हम लोगों ने जो है देश के अंदर अपना स्वीकृति दी है। उसके अलावा जो ये अपना ये दोनों वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया गया है, उसके लिए भारत सरकार ने दोनों ही कंपनीज को फंड भी दिया, और अब जुलाई के अंदर जो स्पुतनिक का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ दिल्ली सरकार पे आना चाहता हूँ। दिल्ली की सरकार 2 महीने पुरानी बातें डे वन से झूठ बोल रही है। आज भी इनके उप मुख्यमंत्री बड़ी बेशर्मी से आकर यहाँ बोलते हैं कि हम लोगों ने जो है इनको 1,34,00,000 का ऑर्डर दिया। अरे भैया, ऑर्डर कहाँ है? लेटर ऑफ इंटेंट कहाँ है? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ऑर्डर दिया, साथ में 20 करोड़ रुपया भी उन्होंने फंड दिया। यहाँ पर केवल अरविंद केजरीवाल जी झूठा विज्ञापन देकर, जो उनको लगता है जैसे टीवी में वो झूठ बोल देते हैं, विज्ञापन में वो झूठ बोल देते हैं, उसी प्रकार सरकारी मशीनरी में भी वो झूठ बोल देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सर, विज्ञापन से बाहर आ जाए, ठीक है सर, आरोपों से बाहर आ जाए। अरे सुन लीजिए सर, एक मिनट सर, किसने क्या कहा, कौन सच्चा कौन झूठा? सर, ये वक्त नहीं है इस पर बहस करने का। मेरी बात रोक रही है। नहीं सर, ये वक्त नहीं है इस पर बहस करने का। वक्त है कि हमारी तैयारी क्या है, हम आने वाले हालातों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं, हम कैसे लोगों को बचा पाएंगे, हम लोगों की जो सांसें थम रही है उसे कैसे ब्रेक लगा पाएंगे। 5 लाख सर, आज भी ये वक्त नहीं है सर, ये वक्त नहीं है। सच झूठ साबित हम हमेशा से करते आए हैं, आगे भी अगर जिंदा रहे सर तो कर लेंगे। सर, आगे भी अगर जिंदा रहे तो कर लेंगे इस पर भी सियासत, देख लेंगे कौन झूठा था कौन सच्चा था। फिलहाल हमारा फोकस हमारी तैयारियों पर होना चाहिए, फिलहाल हमारा फोकस लोगों की जान बचाने पर होना चाहिए, फिलहाल हमारा फोकस अस्पतालों में उन्हें बेहतर इलाज देने पर होना चाहिए। सर, आज नहीं, सर अब नहीं, बहुत राजनीति हो गई सर, आज नहीं। प्लीज मैथिल सर, मिलकर लड़ेंगे सर, मिलकर लड़ेंगे तभी शायद जिंदा बचेंगे। नहीं सर, सर आज नहीं, सर आज नहीं, माफी चाहूंगी सर, बहुत सियासत हो गई, लेकिन अब और नहीं सर, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होता सर, अब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि
क्योंकि लोगों की चीखें नहीं सुनी जा रही, लोगों को तड़पता हुआ मरता हुआ नहीं देखा जा रहा। सर अब और सियासत मत कीजिए, हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, कम से कम ऐसे वक्त में एकजुट हो जाइए जब हर दूसरे घर से जनाजा उठ रहा है, हर दूसरे घर से अर्थी निकल रही है, ऐसे वक्त में तो एकजुट हो जाइए। भूल जाइए कौन कौन सी पार्टी से हैं आप लोग, कुछ वक्त के लिए भूल जाइए किस पद पर बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को जिंदा रखिए और इंसानियत को याद कीजिए। मेहरबानी करके सियासत अब बंद कर दीजिए। जब आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के पास 600 सिलेंडर का जखीरा निकलेगा, आज की न्यूज बता रहा हूं, आज आम आदमी पार्टी के 2 कार्यकर्ता दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, उनको 10 ऑक्सीजन सर इस पे अगर बहस करने बैठ जाओगे सर तो बीजेपी के नेताओं को यहाँ भी एम्बुलेंसों का ढेर लगा पड़ा है। सर इस पर अगर बहस करूंगी तो फिर बीजेपी नेताओं को भी मैं बीच में ले आऊंगी। वही कह रही हूँ मैं सर, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो, मौतों पर सियासत मत कीजिए सर, लोगों को बचाने की सोचिए। ठीक है लोगों को। सचिन भल्ला जी 1 मिनट सर, 1 मिनट सचिन भल्ला सर, 1 मिनट सर, ठीक है मैथिल सर जवाब ले लूं। आप ये कैसे तैयारी करेंगे? राज्य सरकार का ही विषय होता है, मेडिकल सर्विसेज राज्य सरकार का विषय होता है। सर एक एक करके सचिन भल्ला जी, अगर सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही है, 1 मिनट ठीक है। सूर्य कुमार मैथिल जी प्लीज, सूर्य कुमार मैथिल जी रिक्वेस्ट है आपसे 2 मिनट के प्लीज चुप हो जाइए, 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए, आऊंगी मैं आपके पास। सचिन भल्ला जी एक चीज समझाइए मुझे, अगर सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, सब कुछ केंद्र सरकार को ही करना है, तो फिर आप लोग आम आदमी पार्टी ने सरकार क्यों बनाई थी? सर इतने सालों से तो आम आदमी पार्टी भी काबिज है ना, अगर सब कुछ केंद्र सरकार को ही करना है सर तो फिर छोड़ दीजिए ना, राष्ट्रपति शासन जो आपके ही ताहिर हुसैन साहब ने बात कही थी लगने दीजिए ना, फिर केंद्र सरकार ही संभाल लेगी अगर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है तो। आम आदमी पार्टी ने जब चमकी बुखार आया था बिहार में और इनके पास का कुछ नहीं था, बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय शासन लगाया जाए। दिल्ली से हॉस्पिटल से डॉक्टर गए थे और चमकी बुखार में हजारों बच्चे बचाए थे। इनको शर्म आनी चाहिए कि अब 1.5 लाख लोग जो मुर्दे उसके अंदर आ रहे हैं गंग नहर में, बिहार और यूपी एरिया में जहाँ पे बीजेपी शासित है, इनको वहां पे नहीं है, इनको 5, 10, 15 यहाँ आम आदमी पार्टी इनका गला खराब हो जाएगा। और ये बार बार कह रहे हैं झूठे लोग यहाँ बैठे हैं, आप दूध के जो दुले हुए हो ना वो बंगाल ने दिखा दिया आपको, और आने वाले इलेक्शनों में आपको पूरा भारतवर्ष दिखाने वाला है, आपको घर बैठने की देखिए अभी भी चिंता इलेक्शन की हो रही है कि आने वाले वक्त में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सर अभी भी चिंता इलेक्शन की हो रही है। मेरी 2 मिनट बच्ची तो जाए सर, पहले जाने सुरक्षित तो हो जाए पहले। जहाँ पे बीजेपी शासित एरिया है वहाँ देखो हजारों लोग गंग नहर में फेंक रहे हैं, जहाँ पे इनके पास दवाइयाँ नहीं है और उसको छुपा रहे आंकड़े को। और दिल्ली में आप देखिए हरियाणा से यमुना में आज मुर्दे निकल रहे हैं, क्यों निकल रहे हैं? ये अपनी सारी जो नाकामी है ये छुपा रहे हैं उसको। भारतवर्ष की जनता जान चुकी है कि कौन ठीक है कौन गलत है। और बाकी मेरे कांग्रेस के भाई बैठे, ये दोनों भाइयों ने जो बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले 70 साल में बता दो इन्होंने क्या किया भारतवर्ष का। अनुजत्र जी नहीं लगता कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, सब नहीं लगता कि आपके लिए सही वक्त है, सही मौका है जनता के बीच अपनी खोई हुई सियासी जमीन को चमकाने का? आपने 70 साल में देखिए जरा इनका थोड़ा सा ऑडियो म्यूट करवा दीजिए, ये दूसरे ही गला की चिंता करते हैं, इनको ऑडियो म्यूट करवा दीजिए। यहाँ शोर मचाने चिल्लाने के लिए नहीं आए, बेशर्मी की एक हद होती है, बेशर्मी की एक हद होती है। सचिन भल्ला जी एक मिनट सचिन भल्ला जी, बात वही है कांग्रेस से सवाल अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, केंद्र सरकार पे सवाल उठा देंगे, आम आदमी पार्टी जिसका दूर दूर तक कुछ पता नहीं है आप उसका सवाल उठा देंगे, लेकिन हम मौजूद सत्ता में बैठे हैं, हमसे सवाल मत कर लेना क्योंकि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि जीतने के बाद हम कुर्सियों पर काबिज हो जाए और सत्ता संभाल लें, लेकिन कैसे संभलेगी और क्या क्या हमें करना होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है अब जवाब लेने दीजिए सर। अनुजत्र जी बीजेपी कांग्रेस वालों को सर शर्म तो सबको आनी चाहिए, लेकिन अफसोस कि शर्म नहीं आती किसी को भी, किसी को शर्म नहीं आती। अगर शर्म आती तो आज इतने शर्मसार नहीं होते सर हम, या बैठ के यहाँ पर सांसों पर जो सियासत हो रही है उस पर चर्चा नहीं कर रहे होते सर। किसी को शर्म नहीं आती, निश्चित तौर पे शर्म आ रही है। थोड़ा सा इनका ऑडियो म्यूट करवाइए, इस तरह से चर्चा नहीं होगी, ये इस तरह से शोर मचा के चर्चा नहीं कर सकते। जरा इनका ऑडियो डाउन करवा दीजिए, मेरी आपसे नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल पाऊँ। सचिन भल्ला सर अब 2 मिनट गले को आराम दीजिए सर, 2 मिनट गले को आराम दीजिए। अनुजत्र जी
देखिए, आपने कहा शर्म नहीं आती, मैं कहता हूं निश्चित तौर पे हमें शर्म आती है। इस देश का वासी, दिल्ली का निवासी होने के नाते मुझे शर्म आती है। हमें उस चीज की शर्म आती है कि इन 70 सालों में जो देश को कांग्रेस की सरकारों ने जो बुनियादी ढांचा तैयार करके दिया, आज उसको ध्वस्त कर दिया गया। निश्चित तौर पर शर्म आती है। आज ये प्रश्न पूछते हैं कांग्रेस से, देखिए 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही है। उन 15 सालों में 21 नए हॉस्पिटल और 5 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना करके और साथ में 394 हॉस्पिटल शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार ने किया। बता दें जरा, 7 साल हो गए, आधा कार्यकाल इनका हो गया है कांग्रेस की सरकार का। बीच में न बोलिए, महाशय बीच में न बोलिए। एक हॉस्पिटल नया इन्होंने दिल्ली की जनता को बना के दिया हो तो बताएं। 40,000 नए बेड का वायदा किया था, एक आरटीआई का जवाब लिया है, अभी उसमें बताया केवल इन 7 सालों में इन्होंने 394 बेड बढ़ा पाए हैं। एक नया हॉस्पिटल नहीं बढ़ाया। 5,000 करोड़ रुपए खर्च के दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए इन 1 सालों में, जब से पैंडेमिक आया है। बताएं कि ये मोहल्ला क्लिनिक क्या सेवाएं दे। जानवर भौंक रहे हैं उसमें, जानवर पल रहे हैं उनमें, कूड़े का ढेर भरा पड़ा है उसमें। मोहल्ला क्लिनिक की हालत ये है कि आज भी बंद मोहल्ला क्लिनिक पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किराया आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल की सरकार दे रही है। और सवाल पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया? हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमारी सरकार ऐसा कभी। चारों को रोकूंगी सर, चारों को रोकूंगी, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त है कोरोना की मार, लेकिन इस बीच नए नए लक्षण जो है वो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया की, जो अब ये एक नए लक्षण के रूप में निकल करके सामने आ रहा है। इसके अलावा दूसरा जो नई परेशानी खड़ी हो रही है वो हो रही है ब्लैक फंगस को लेकर के। इसमें आलम यह हो जा रहा है कि लोगों की आंखें तक निकालनी पड़ रही हैं। तो लगातार जो आम आदमी है वो एक के बाद एक नई बीमारी से जूझ रहा है, एक के बाद एक नई बीमारी जो है उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। लेकिन इस बीच हमारे सियासतदान जो है वो सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। लेकिन इन खतरनाक बीमारियों को लेकर डॉक्टर्स ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। और जो ट्रीटमेंट कर रहा है, इवन घर पे भी जो ट्रीटमेंट कर रहा है, उसमें ये जो फूग है, म्यूकोरमाइकोसिस एक फूग है, जैसे वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, तो ये फूग अत्र तत्र सर्वत्र रहती है, हर एक जगह पे, हवा में रहती है, कोई भी टेबल पे है, डस्ट पे है, कहीं पे भी होती है। तो जिसका इम्यूनिटी लेवल, रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हो गई है कोरोना के चलते, और जिसको बीमारी है, जैसे ब्लड कैंसर है किसी को, उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी का लिवर ट्रांसप्लांटेशन है, किसी को किडनी की बीमारी है, वो सभी की इम्यूनिटी जो कमजोर हो गई है, तो उसमें ये फूग उसके नाक के जरिए हर एक जगह पे घुस सकती है। नाक में रहती है, साइनसिस में रहती है, वहां से लेके फेफड़े में जाती है, आंख में जाती है, स्किन पे आती है, मगज में जाती है। तो ये 15-20 दिनों से काफी प्रॉब्लम आ रहे हैं, और हम तकरीबन दिन के हर एक ओपीडी में माने तो 5-6 केसेस जो हमारी ओपीडी चलती है उसमें, और पूरी 24 घंटे की हमारी जो इमरजेंसी रहती है उसमें 15 से 20 केसेस हम डेली एडमिट करते हैं। इसमें बेसिकली जो जो कोविड का संक्रमण है उसमें जो मॉडरेट टू सीवियर केसेस है, जिसमें तोसलीजुमाब देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, तो जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कम होती है, और कोरोना संक्रमण की वजह से भी रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। तो उसकी वजह से ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ये फंगल इन्फेक्शन नॉर्मल जो लोग होते हैं उसमें नहीं होता है, लेकिन ये जिन लोगों का रोग प्रतिकारक शक्ति मतलब इम्यूनिटी लो होता है उस वक्त ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, और ये बहुत डेडली होता है। लेकिन हमारे यहाँ इसकी सारवार दी जाती है। जो इंजेक्शन है इसके लिए बहुत ही महंगे आते हैं, लायोजोमल एम्फोटेरिसिन भी आता है जो हमारे यहाँ उपलब्ध है, और हमारे पेशेंट को यहाँ से सरकार की तरफ से देते हैं। तो आपने देखा कि आखिर हैप्पी हाइपोक्सिया और ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ कहना है, लेकिन हम एक के बाद एक नई बीमारी से जूझ रहे हैं। पहली बीमारी से उबर नहीं पा रहे कि दूसरी बीमारी के बारे में पता चल जाता है, और हर बीमारी, हर लक्षण पहले से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। लेकिन इस बीच लगातार दिल्ली में कोरोना का ग्राफ जो है वो गिर रहा है, लेकिन सियासत जो है वो जमकर हो रही है, जमकर उठ रही है, क्योंकि अब सांसों पर भी सियासत हो रही है, लाशों पर भी सियासत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जिंदा इंसान है वो सिर्फ और सिर्फ इन नेताओं की नजर में एक वोटर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब वोट लेना होगा, इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे, सब घरों से बाहर होंगे, किसी को कोई परवाह नहीं होगी, ना कोरोना काल की, किसी बात की नहीं, तमाम बातों की धज्जियां आराम से उड़ाई जाएंगी। लेकिन अब जब जनता मर रही है, परेशान है, तो कोई भी आपको फील्ड में नजर नहीं आएगा, ना ही कोई आपको उनके घर पे खाना खाता नजर आएगा, और ना ही कोई आपको ऐसा नजर आएगा कि अगर किसी के घर में मौत भी हो गई है तो जाके उन्हें सांत्वना भी देते। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। आइए एक बार फिर से उनका रुख हम यहाँ पर कर लेते। सूर्य कुमार मैथिल जी, जो कि बीजेपी के नेता
बताएं सचिन भल्ला जी, और जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन आम आदमी पार्टी का पक्ष भी रखते हैं, अनुज अत्रे साहब जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, डॉक्टर खुर्शीद पटेल हैं जो कि सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर खुर्शीद पटेल, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी, आपसे मैं एक चीज समझना चाहूंगी कि अगर मैं सही हूं तो अभी आईएमए ने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में एकदम सरकार को बेपर्दा कर दिया है और आईएमए ने साफ साफ कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री जी आप जागिए, और आगे आईएमए की तरफ से कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन लगाइए। तो क्या ऐसे डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे समझूंगी क्या सिर्फ और सिर्फ अब एक ऑप्शन इस महामारी से बचने का देशव्यापी लॉकडाउन ही रह गया है? बिल्कुल, हमने जो पहली वेव में इंडिया में जो कोरोना वेव में कंट्रोल पाया था उसका मेन रीजन था कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। हमारी ना तो सड़कों पे कोई निकल रहा था, घूम रहा था, मेट्रोज बंद थी, ट्रेनें बंद थी, फ्लाइट्स भी बंद कर दी थी हमने कुछ में। तो हमारा यही है कि अगर क्योंकि हमारे पास इतने संसाधनों है नहीं, जितने अगर 12,000 15,000 डेली केसेस आएंगे उसमें 2-5 हजार अगर लोगों को 2,000 लोगों को भी अगर डेली ऑक्सीजन बेड्स की जरूरत है तो हम डेली नहीं 2,000 बेड क्रिएट कर पाएंगे। तो हमारे पास ना तो इतनी वैक्सीनेशन के अभी सेंटर खुले हैं और हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है, आईसीयू की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। तो अगर इस रेट से अगर पेशेंट्स बढ़ते जाएंगे तो उनको हम उनकी सुविधा नहीं, मेडिकल सुविधा नहीं पूरी कर पाएंगे। तो अगर देशव्यापी लॉकडाउन लगाने पर ही इसकी चेन को तोड़ा जा सकता है, चेन को ब्रेक करा जा सकता है। और साथ में जितना लॉकडाउन के साथ ही वैक्सीनेशन की भी नंबर ऑफ वैक्सीनेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितना वैक्सीनेशन हम डिले कर रहे हैं उतना ही हम म्यूटेटेड स्ट्रेन को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि एक रिसर्च अभी आया था, उसमें बताया गया था कि जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं, पूरे वैक्सीनेटेड है, उनमें जब वायरस जाता है तो वो म्यूटेट हो जाता है और उस पर्सन को तो अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन सामने तीसरे पर्सन को जिसको वैक्सीन नहीं लगी उसमें वो ज्यादा खतरनाक तरीके से संक्रमित करेगा। तो ये जब डिफरेंस होता है कि 10% पॉपुलेशन दोनों डोज लग सकते हैं और 80% को एक भी नहीं लगा, तो ये जो मिसमैच है वैक्सीनेशन का, ये भी एक म्यूटेशन का बहुत बड़ा रीजन है। तो हमें जितना जल्दी हो सके ये वैक्सीनेशन को रैंप अप बढ़ाना चाहिए। और साथ में ही आज भी किरण मजूमदार सो जो बायोकॉन की चीफ है, उन्होंने बताया कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाइए। जैसे स्टेट और सेंटर का झगड़ा तो होता रहेगा, लेकिन आप एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाइए सेंटर के हिसाब से कि हम इस स्टेट को इतनी वैक्सीन दे रहे हैं और इस अगले महीने इतनी मिलेगी। ये क्योंकि जो ये मिसमैच हो रहा है ये राजनीति से ऊपर उठ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, सूर्य कुमार मैथिल सर, नहीं लगता कि सबसे बड़े स्वास्थ्य संगठन है आईएमए जिसने ये चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के जरिए साफ साफ कहा गया कि स्वास्थ्य मंत्री जी जागिए, पहली लाइन। दूसरी लाइन में कहा गया देशव्यापी लॉकडाउन लगाइए, तीसरी वैक्सीन लगवाइए और चौथी जरूरी वस्तुओं से जीएसटी हटाइए। लेकिन आईएमए ने लिखा भले ही स्वास्थ्य मंत्रालय को है, लेकिन ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, ये बात हम भी जानते हैं कि कहना प्रधानमंत्री से चाह रहा है, क्योंकि सबको पता है ये चीजें स्वास्थ्य मंत्री के बस की बात नहीं है। निदा जी, लॉकडाउन का जो निर्णय है वो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के ऊपर छोड़ा है, क्योंकि देश के अंदर 180 जिले ऐसे हैं जहां पर कि एक भी कोरोना का जो है स्ट्रेन नहीं मिला, एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं मिला। तो देश की इकोनॉमी भी एक प्रश्न है जिसको कि हमें समझना हो। और मैं आपको देखिए, यहाँ पर तू मैं और झूठी बातों की जगह पे यदि आंकड़ों पे हम बात करें तो वो अच्छा रहेगा। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं, मेरा निवेदन है कि मुझे 2 मिनट आप पूरे दें। जी ठीक है, बोलिए। निदा जी, ये जो थर्ड वेव है जिसको हम बचाना चाहते हैं, जिसपे कि हमारी तैयारी होनी चाहिए, उसके लिए जो वैक्सीनेशन है उस पे मैं एक छोटा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। जो दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा और 3 फेज जो आप दिल्ली का छोड़ो तो अपने भी राज्य फेज के अंदर, अरे आप सर सब जगह की बात करते हैं सर, ठीक है सूर्य कुमार मैथिल सर, सब जगह की बात करते हैं ना। देखिए जाने सब जगह जा रही है सर, लोग हर जगह मर रहे हैं, तो सिर्फ दिल्ली पे फोकस क्यों करें? दिल्ली का एक जो चेहरा है वो दिखाना चाहता हूँ, दिल्ली की सरकार की नाकामियां दिखाना। हमें दिल्ली सरकार की नाकामी गिरानी है, इसलिए हम सिर्फ दिल्ली पर ही राजनीति करेंगे सर। हम बाकी जगह जो और लोग हैं वो क्या हमारे नहीं है? वो लोग क्या इंसान नहीं है सर? उनकी जाने जा रही है तो क्या उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए? 53% सेकंड फेज के अंदर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे उनमें 79% को फर्स्ट डोज मिला और सेकंड डोज मिला मात्र 50%। थर्ड फेज के अंदर जो 45 प्लस के लोग थे उनको 41% फर्स्ट वैक्सीनेशन हुआ और उसके बाद जो सेकंड वैक्सीनेशन हुआ मात्र 8.93%। और जो 60 प्लस के लोग थे उनको जो वैक्सीनेशन हुआ वो 48% था।
फर्स्ट वैक्सीनेशन जो हुआ फर्स्ट डोज और सेकंड डोज था वो 17। सर 16+ वालों के लिए अभी नहीं आई है सर, अभी तो 18+ वाले 45+ वाली लाइन में लग रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना 60+ और 45+ जो वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज और सेकंड डोज की बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो झूठी झूठी बातें करते हैं, कहते हैं कि हम 3 महीने में वैक्सीनेशन करना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन पॉइंट कम कर रहे हैं, वो लगातार वैक्सीनेशन पॉइंट कम कर रहे हैं। ठीक है सूर्य कुमार मैथिल जी, आपको वक्त दिया, आपने जितना वक्त मांगा दिया, लेकिन इस पूरे वक्त को आपने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार को कोसने में निकाल दिया। सर हमें फिक्र सबकी होनी चाहिए, बाकी और जगह भी जो लोग मर रहे हैं वो भी हमारे अपने हैं। सर मैंने पहले ही कहा था कि भूल जाइए कुछ वक्त के लिए पार्टीज को। सर सब जगह अगर कहीं पर आपदा आ रही है, लोग मर रहे हैं, तो सर सारे लोग हमारे अपने हैं, सबकी हमें चिंता होनी चाहिए, ना कि सिर्फ दिल्ली की, वो भी इसलिए क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। ठीक है सचिन भल्ला जी, ठीक है सचिन भल्ला जी, वैक्सीनेशन पर झूठ क्यों आपके ऊपर ये बात कही जा रही है कि आप लोग झूठ की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपके टीवी चैनल के माध्यम से मेरी 100 डिबेट हो चुकी हैं इसी को लेके, और हमने जब 100 डिबेट में झूठ बोला है। 1 मिनट आओ मैथिली जी, 2 मिनट चुप हो जाओ, गला खराब हो जाएगा आपका। 3000 जब गला आपका खराब होता है, आप झूठे तथ्य देते हैं, झूठे तथ्य देने वाले। सर आप लोगों का हो ना हो, आपको छुपाते छुपाते मेरा जरूर खराब हो जाएगा। सर एक एक करके बोल लीजिए, वक्त की कमी है, रोजे से हूं मैं। सर कम बुलवाइए मुझे प्लीज। ठीक है अपनी बात कीजिए पूरी। सचिन भल्ला जी, इंजेक्शन 6 करोड़ रुपए बाहर के देशों को जल्दी से इन्होंने अपना नाम बताना था, और सचिन भल्ला जी मैंने कल भी आपको बताया था कि जब वैक्सीन डेवलप हुआ था उस समय में एक करके सहयोग ही वैक्सीन डेवलप हुआ है। वैक्सीन डेवलप होने से पहले ही समझौते हो गए थे, लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 50 लाख वैक्सीन जो यूके को ट्रांसफर होने थे वो मना कर दिए हैं। वो देश में यूके जी मैं बोल सकता हूँ क्या? वैक्सीन जी ठीक है अनुजत्र जी बोलिए अनुजत्र जी बोलिए प्लीज। बहुत वक्त दे दिया सर, जी ठीक है अनुजत्र जी बोलिए। जी देखिए, बहुत ही विचित्र रूप से आज ये आपके पैनल में चर्चा हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक गंभीर विषय पे चर्चा करने बैठे हैं, तो इस तरह की तूतू मैं नहीं होनी चाहिए। सर नहीं समझना चाहते, आपने देखा कब से लगातार छुपाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं समझना चाहते सर, उन्हें बस जो भी मंच मिले थोड़ा सा इनका ऑडियो मेरा आपसे निवेदन है, इनको ऑडियो म्यूट करवा देंगे तभी क्या बात कर रहे हैं आपके नेता ऑक्सीजन। देखिए मछली बाजार मत बनाइए आपका। अरे सर मैं किसी को नहीं सुन पा रही हूँ, जब मैं नहीं सुन पा रही हूँ सर, तो जो लोग देख रहे हैं जिन्हें आप सुनाना चाह रहे हैं वो कैसे सुनेंगे? किस प्रकार से सर प्लीज अनुजत्र जी अपनी बात रखिए। ठीक है सूर्य कुमार मैथिल जी प्लीज अपनी बात रखिए। अनुजत्र सर देखिए निदा जी, आज देश में लगे हैं उस पर तो कुछ बोलेंगे नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता जरा मेरा आपसे निवेदन है इनको म्यूट करवा दीजिए। इस तरह की ओछी चर्चा और ये इस तरह की हल्की चर्चाओं में मैं थोड़ा सा सूर्य कुमार मैथिल जी आपको मुझे डाउन कराना पड़ेगा, चुप हो जाइए। अनुजत्र सर अपनी बात रखिए। निदा जी, जो आज आपकी डिबेट में ये दोनों भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, वही देश की राजधानी दिल्ली में भी हो रहा है, इनकी सरकारें भी वही कर रही है। आज इनकी प्राथमिकता देश की जनता नहीं है, दिल्ली की जनता नहीं है। लोग मर रहे हैं तो मरने दें, वो केवल इनके लिए एक आंकड़े हैं, वो केवल एक इनके लिए फिगर्स हैं। सरकारों की प्राथमिकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता यह है कि दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए खर्च के आज सेंट्रल विस्टा हॉल बनाया जा रहा है, 13,000 करोड़ रुपए खर्च के प्रधानमंत्री जी का आलिशान महल बनाया जा रहा है। आज वो प्राथमिकता है। आज प्राथमिकता ये नहीं है कि दिल्ली की जनता को जो आज किसी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई की जाए, कंसंट्रेटर्स खरीदे जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो इन 3 महीने में जनवरी से लेकर के मार्च तक 150 करोड़ रुपए अपनी चेहरा चमकाने में प्रचार में खर्च चुके हैं। वही पैसा अगर इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगाने में किया होता, आज 11 सरकारी हॉस्पिटल है उनमें ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा जाता है, यही पैसा टैक्स लिया जाता है और हमारे लिए जब जरूरत पड़ती है तो कोई पार्टी खड़ी नहीं होती, उसके लिए भी हमको अलग से पैसा देना पड़ता है। कोई चीज हमारे लिए फ्री नहीं होती, हमारी टैक्स के पैसे से सब लोग सारे काम कर लेते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत होती है तो हमें एक वैक्सीन के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है डॉक्टर खुर्शीद पटेल, आपने क्या समझा अभी तक इस डिबेट से? आखिर में आपसे एक मैं कमेंट चाहूंगी कि देखा आपने कि तमाम पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रही है, आगे देश में क्या होने वाला है या क्या हो रहा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर ऐसे डॉक्टर, तीसरी लहर कितनी खतरनाक, क्या ऐसे लड़ते झगड़ते हम पार पा पाएंगे इससे, या दूसरी तैयारी को देखते हुए आपको लग रहा है कि तीसरी लहर के लिए हम तैयार? जिस तरह देखिए नीना जी राजनीति हो रही है,
मुझे तो नहीं लगता कि ये राजनीति से ऊपर उठ के लोगों के बारे में सोचेंगे हमारे नेता। और तीसरी लहर की जब तक बात है, हम अभी भी पूरे इक्विप नहीं है। हमने अभी भी ऑक्सीजन की पूर्ति, आरटीपीसीआर की किट्स, ऑक्सीजन बेड्स की सुविधा, वेंटिलेटर की खरीदी, आईसीयू बेड्स की तैयारी, ये सब अभी हमने नहीं किया है। इवन हमने मेन पावर भी रिक्रूट करना अभी पूरी तरह नहीं किया है। और तीसरी वेव जो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी तो इसका मंजर बहुत ही भयावह होगा, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन भी, हमारे पास इतनी अभी आपूर्ति नहीं है, हम लगवा भी नहीं पा रहे हैं। जब तक ये हम रैंप अप नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, तब तक काफी डरावना माहौल बना रहेगा। क्योंकि तीसरी वेव अगर इससे भी ज्यादा खतरनाक है तो इस वेव को हमने तो मरीज खुद देखे, पेशेंट्स हमने खुद देखे हैं कैसे वो गैस कर रहे थे विदाउट ऑक्सीजन। तो आगे तो हमने मतलब क्या होगा, वो ये राजनीति से ऊपर दूसरी लहर को से हम कैसे निपट रहे हैं, उन्हीं तैयारी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीसरी लहर के लिए हम कितने तैयार हैं। फिलहाल वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्य कुमार मैथिल जी, सचिन भल्ला जी, अनुज अत्री जी और डॉक्टर खुर्शीद पटेल हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन अफसोस यही होता है कि चाहे कितना गंभीर मुद्दा उठा ले, हम जानना चाहते हैं कि तैयारी क्या है, जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, या जानना चाहते हैं कि आने वाले वक्त से हम कैसे निपटेंगे। लेकिन अफसोस कि हमें कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ सरकारों में तकरार हमें देखने को मिलती है और सिर्फ आपस में लड़ाई और भिड़ंत हमें देखने को मिलती है। और हमारा दरअसल बहस करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं होता कि आप लोग आइए और चीखिए, चिल्लाइए, उसके बाद टाइम पूरा हो जाए तो आप लोग चले जाइए। हमारी कोशिश होती है कि कम से कम आपकी तैयारियां हम लोगों तक पहुंचाएं, या फिर उन्हें क्या कुछ चीज की जरूरत है और जो चीजें उन्हें चाहिए वो उसके लिए हम कितने तैयार हैं। लेकिन आप लोग कभी इस पर बात नहीं करते कि ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रही है तो वो कमी दूर कैसे होगी, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं तो वो कमी कैसे दूर होगी, किसी का एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो वो कमी कैसे दूर होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि इन सब से गुजरने के बाद आदमी की डेथ हो जाती है, जब उसे कुछ नहीं मिलता तो मरने के बाद भी शमशान घाट में उसे जगह कैसे मिलेगी, कब्रिस्तान में वो दफन कैसे होगा, इन बातों की तरफ किसी का कोई भी ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आज भी हम बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने क्या किया और इसने क्या किया, उसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसी में हम लोग उलझे हुए हैं। थोड़ी शर्म कीजिए और इंसानियत जगाइए, कुछ वक्त के लिए भूल जाइए पार्टियों को। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।